लोगों ने कल क्लास स्टार्ट करती थी जजमेंट राइटिंग की इंट्रोडक्शन की। ठीक है, आज से हम जो 2 दिन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऑर्डर राइटिंग। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर राइटिंग। क्योंकि जजमेंट राइटिंग में जब हम करते हैं सिविल जजमेंट राइटिंग तो उसमें क्या आता है, उसमें ऑर्डर राइटिंग भी आती है। आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और आरजेएस यदि हम बात करें या डीजेएस मतलब गुजरात में बात करें तो ऑर्डर राइटिंग भी एक पार्ट है इसका। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, स्क्रीन में आपसे शेयर कर देती हूँ। देखिए, स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही होगी। आपको जब ऑर्डर राइटिंग करना है या जजमेंट राइटिंग करनी है तो कल मैंने आपको बताया था कि सिविल में क्या इंपॉर्टेंट है, इशू फ्रेमिंग करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इशू फ्रेमिंग की प्रॉपर क्लास मैंने ली है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अभी हम जजमेंट राइटिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेस आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेस आपको पता होना चाहिए कि इशू फ्रेमिंग कैसे की जाती है। तो मैं जो इशू फ्रेमिंग का बेस है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जब भी किसी कोई भी जजमेंट आपके सामने आएगा, कोई भी जजमेंट आपके सामने आएगा तो आपको इशू फ्रेम करने पड़ेंगे। और इशू कैसे फ्रेम करने पड़ेंगे, जहां पे आप पूरा क्वेश्चन, पहले तो पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे। सेकंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टी कहाँ कोई चीज एडमिट कर रही है। तो जहां जो दोनों पार्टी एडमिट कर रही है, एक पार्टी बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरी पार्टी बोल रही है कि हाँ भाई मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये इशू नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन देखने के बाद में क्या चीजों का ध्यान रखना है कि किस बीच में, मतलब किस किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्शन है। तो जिस टाइम आपको लग रहा है कि यार मैंने ये चीज पढ़ ली और यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्शन है, तो क्या होगा, इशू फ्रेम हो जाएगा। स्क्रीन में शेयर करती हूँ, प्रॉपर दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है, तो वहां पे इशू फ्रेम हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन वन पार्टी अफर्म्स एनी मटेरियल प्रिपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट, दोनों चीजें आएगी। लॉ पे भी दोनों पार्टी डिनाई और एडमिट कर सकती है और दूसरा फैक्ट्स पे भी कर सकती है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन वन पार्टी अफर्म्स एनी मटेरियल प्रिपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट एंड अदर पार्टी डिनाइज इट, देन इशू अराइज। इशू कब अराइज होते हैं, जब दोनों पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्शन होता है। आप ऐसी चीजों पे कभी भी इशू फ्रेम नहीं करोगे, वेदर इट इज जजमेंट राइटिंग और वेदर इट इज ऑर्डर राइटिंग। आपको ऐसी चीजों पे इशू फ्रेम नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि भाई पता ही नहीं है इसको, इशू में ऐसी चीजें लिख रहा है जो चीज पार्टी ने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। ठीक है, तो आपको इन चीजों का फर्स्ट ये ध्यान रखना है। अब मटेरियल प्रिपोजिशन क्या होती है? मटेरियल प्रिपोजिशन होती है, प्लेंटिफ बोल रहा है कि मेरा अधिकार है सूट करने का, सूट फाइल करने का। और डिफेंडेंट बोल रहा है कि मेरा डिफेंस लेने का क्या है, अधिकार है। सेकंड, ये सब चीजें हो गई। और आपको क्या करना है, यदि आप इशू डिटरमाइन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्लेन्ड और रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ना है, लाइक क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से पढ़ना है और फिर क्या करना है, आपको इश्यूज डिसाइड करने हैं। इशू के टाइप कितने होते हैं? 2 तरीके के इश्यूज होते हैं, इशू ऑफ फैक्ट होते हैं और इशू ऑफ लॉ होते हैं। कैसे पता चलेगा कि इशू ऑफ फैक्ट क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इशू ऑफ फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, इशू ऑफ फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। और इशू ऑफ लॉ क्या चीज होगी? देखो, इशू ऑफ लॉ जिसमें लॉ से रिलेटेड बात की गई है, लाइक ज्यूरिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिडिक्शन, ये क्या है, इशू ऑफ लॉ है। ये छोटी छोटी चीजें क्या होती है, हम इग्नोर करके चलते, पता नहीं होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये क्या है, इशू ऑफ लॉ है, ज्यूरिडिक्शन, कि क्या इस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है या नहीं, ये तो क्या है, इशू ऑफ लॉ। और मान लीजिए कि क्या ये केस किसी लॉ से बार्ड है या नहीं, तो ये भी क्या है, इशू ऑफ लॉ। और फैक्ट की बात क्या कह सकते हैं, फैक्ट की बात, की क्या ये पर्सन पोजीशन में रह रहा था इस टाइम, तो ये क्या है, इशू ऑफ फैक्ट है। फैक्ट किस अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। और इशू ऑफ लॉ जैसा लॉ में दिया गया है कि क्या वाकई में बाढ़ है, क्या वाकई में बाढ़ नहीं है, क्या इस कोर्ट का जुरिडिक्शन है, तो ये होते हैं इशू ऑफ लॉ। और इन्हें क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी इश्यूज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिलिमिनरी इश्यूज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रहना चाहिए। और कौन सी चीजों का ध्यान रहना चाहिए, एक चीज मैं और बताती हूँ, ध्यान रखिए। ये सब चीजें हो गई। अ, ये भी बताती, देखिए क्या होता है। ये ऑर्डर 14 है, जब हम
किसी भी सिविल केस को लिखते हैं, सिविल केस पे ऑर्डर राइटिंग लिखते हैं या जजमेंट राइटिंग लिखते हैं, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ऑर्डर 14 प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? क्योंकि इशू फ्रेमिंग की बात ऑर्डर 14 में की गई है। क्या बोलता है ऑर्डर 14? क्योंकि पूरा जजमेंट फाइल हमें पूरा जजमेंट प्रिपेयर करना है, पूरा ऑर्डर प्रिपेयर करना है। ऑर्डर 14 एक चीज पे बोलता है कि आपने मान लीजिए, मानना सुनना, आपने मान लीजिए किसी केस में 5 इशू फ्रेम किए हैं, किसी केस में 5 इशू फ्रेम किए। ऑर्डर 14 बोलता है कि आपको हर एक इशू पर क्या सुनाना पड़ेगा? अपना जजमेंट सुनाना पड़ेगा। कैसे सुनाना पड़ेगा? आप लिखोगे इशू नंबर 1, लिखोगे, फिर लिखोगे कि ये किसके फेवर में पास हुआ है, ठीक है। फिर लिखोगे इशू नंबर 2, ये किसके फेवर में पास हुआ है। 3 4 5 ये किस किस के फेवर, ये डिफेंडेंट के फेवर में गया है, ये प्लेंटिफ के फेवर में गया है। आपको हर एक इशू पर क्या लिखना पड़ेगा? अपना जजमेंट सुनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि क्या हर एक इशू पे, यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि 5 इशू फ्रेम किए हैं तो 5 इशू पर हमें जजमेंट सुनाना पड़ेगा, लेकिन सुन समझना, एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस कोर्ट का जुरिडिक्शन है? मैं गई जयपुर के कोर्ट में, कहाँ चली गई? जयपुर के कोर्ट में। और जयपुर के कोर्ट में पता चलता है कि मेरा मतलब जयपुर के कोर्ट का तो जुरिडिक्शन ही नहीं है। किसका जुरिडिक्शन है? जोधपुर का कोर्ट का जुरिडिक्शन है। तो अब आप क्या करोगे? पांचों इशू पे क्या सॉर्ट आउट करोगे क्या? कौन बताएगा? जो भी क्लास में है, श्रेया मैम आप बताओ, क्या आप पांचों इशू पे अपना अपना जजमेंट या अपना ऑर्डर सुनाने की आपको जरूरत है, या आप एक ही इशू पे क्या कर दोगे? प्रनाउंस कर दोगे अपना ऑर्डर? मैम जुरिडिक्शन के बेसिस पे एक ही इशू पे सुना। एक ही इशू पे सॉर्ट आउट कर दोगे ना, बाकी के 5 तो आपका अधिकार ही नहीं ना, आपका जुरिडिक्शन ही नहीं है। तो जनरल रूल क्या होता है कि सारे इश्यूज पर आपको ऑर्डर सुनाना है, या जजमेंट अब फ्रेम करो तो सारे इश्यूज पर आपको जजमेंट फ्रेम करना है। लेकिन जब 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 इशू अपना फर्स्ट प्रिलिमिनरी इशू पे ही सॉर्ट आउट हो रहा है, क्योंकि जुरिडिक्शन क्या है? जुरिडिक्शन प्रिलिमिनरी इशू है। तो जब केस आपका प्रिलिमिनरी इशू पर ही सॉर्ट आउट हो रहा है, तो अब आपको सारी चीजों पर, मतलब सारे क्या चीज है, सारे इश्यूज पर आपको जजमेंट या ऑर्डर प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कोई केस है, बार्ड बाय लिमिटेशन हो रहा है, आपके पास में मैं केस लगाने आई, और आप क्या बोल रहे हो? आपने देखा कि लिमिटेशन से बाहर है, 3 साल से बाहर है, तो अब आपको नीचे के इश्यूज तो सुनने की जरूरत ही नहीं है। बाई चांस फ्रेम भी कर लिए तो नीचे के इश्यूज तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी इश्यूज पे क्या हो रहा है? सॉर्ट आउट हो रहा है। पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेस आपका क्लियर होना जरूरी है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट क्या लिखा हुआ है? कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू, कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू, चाहे के मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ केस में बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन अ प्रिलिमिनरी इशू, कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। क्या बोला? कि कोर्ट को हर एक इशू पर क्या सुनाना है? जजमेंट सुनाना है। और यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी सुनाना है। लेकिन जब केस डिस्पोज ऑफ हो रहा है प्रिलिमिनरी इशू पर, तो आप प्रिलिमिनरी इशू पर ही क्या कर सकते हो? अपने केस को खत्म कर सकते हो, मतलब अपने ऑर्डर को खत्म कर सकते हो। फिर क्या लिखा है? प्रिलिमिनरी इशू द ड्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। इशू हमेशा किस तरीके से बनाए जाएंगे? हमेशा इशू असर्टेड फैक्ट पर बनाए जाएंगे। समझना कि मान लीजिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल या एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है ए और बी, ठीक है। कर लिया इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल, लेकिन एक मतलब कोर्ट में जा रहा है और कह रहा है कि सर ये बी मुझे, मेरे इवन दो हमारे बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, ये बी मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा है? ये बी मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका जब आप इशू फ्रेम करोगे तो आपके मन के अंदर विचार आएगा, बी इसका आंसर ये दे रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ए को इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें क्या है, मेरे भाई का क्या है, अधिकार है। मेरे भाई का अधिकार है, जब तक मेरा भाई इस चीज की एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा तब तक मैं क्या नहीं करूंगा, तब तक मैं इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट नहीं कर सकता। जब आप इशू फ्रेम करोगे तो कभी भी आप इशू डिनायल वाले फैक्ट पर नहीं करोगे।
डिनाइल वाले फैक्ट पर नहीं करोगे। आप इशू ऐसे फ्रेम नहीं कर सकते हो कि क्यों इस प्रॉपर्टी का पोजीशन बी ए को नहीं दे रहा है। क्वेश्चन समझ गए मेरी बात को? थोड़ा सा भी समझ गए तो देखना कि आप कभी भी इस चीज पर इशू फ्रेम नहीं करोगे जिस पर क्या कर रहा है, जो पर्सन है वो डिनाइल कर रहा है। असर्टेड फैक्ट पर ही आपको इशू फ्रेम करना पड़ेगा। क्या फ्रेम पर करना पड़ेगा कि क्या पर्सन के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, इस चीज पे आपको इशू फ्रेम करना पड़ेगा। ना कि आप इस चीज पे इशू फ्रेम करोगे कि बी ए को पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको अपने भाई से क्या लेनी है, कंसेंट लेनी है। आप कभी भी इशू ऐसे फ्रेम नहीं करना कि क्या बी का भाई कंसेंट नहीं दे रहा है इसलिए बी ए को क्या नहीं दे रहा है, प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दे रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। The plaintiff asserted that defendant breached the contract of the sale of a particular land. प्लेंटिफ ने असर्ट किया कि डिफेंडेंट ने मेरे साथ में एग्रीमेंट टू सेल किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया है, ब्रीच किया है। एंड द डिफेंडेंट स्टेट कर रहा है दैट ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इन दैट लैंड हिज ब्रदर हैज एन इंटरेस्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फुलफिल्ड विदाउट हिज कंसेंट। फ्रेम इशू, तो इसके अंदर मैंने आंसर लिखा, इशू शुड बी फ्रेम लाइक दिस, इशू शुड बी फ्रेम लाइक दिस, whether the defendant has committed the breach of contract। देखिए क्वेश्चन बस सिंपल सा कि क्या क्या डिफेंडेंट ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इसका इशू इस तरीके से फ्रेम नहीं होगा। whether the performance of the contract has become possible। समझ रहे हैं आप, ये दोनों चीजें समझ गए कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो वो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल हो गई है या नहीं हुई है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? कभी भी आप इशू डिनायल के सपोर्ट वाले फैक्ट पर फ्रेम नहीं करेंगे। आप हमेशा कि जो, क्योंकि यदि आप डिनायल के सपोर्ट वाले फैक्ट पर इशू फ्रेम करेंगे तो आप एग्जाम में खुद फंस जाएंगे। ठीक है, अब ये इतना बेस आपको पता होना चाहिए था। कल मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी थी, क्या क्या लिखोगे आप, कोर्ट का नाम लिखोगे, ठीक है, प्लेस लिखोगे कहाँ पर है फाइल हुआ है, ठीक है, फिर डेजिग्नेशन लिखोगे किसकी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखोगे। हम इन चीजों को 10 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, कोर्ट का मतलब सूट का सीरियल नंबर लिखोगे, इस चीज को इग्नोर करके नहीं चलना है, सूट का सीरियल नंबर लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक है, ये लिख दोगे, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, एज, सन, रेजिडेंट, डॉटर ऑफ, जो भी, ठीक है, वर्सेस डिफेंडेंट। फिर आप क्या लिखोगे, जिसके अंदर आप ऑर्डर पास करो, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 2 रूल 14 एस, ऑर्डर रूल 2 ऑर्डर 14, इस तरीके से आपको क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। फिर आपको लिखना है कैपिटल अक्षर में ऑर्डर, डबल लाइन भी करके आ जाओ, नीचे लिखकर आ जाओ डेट। अब आप फैक्ट्स लिखना स्टार्ट करोगे। अब फैक्ट्स में भी सबसे पहले क्या लिखोगे, केस में जो फैक्ट दे रखे हैं। फिर प्लेंटिफ क्या कंटेंट कर रहा है, प्लेंटिफ क्या कंटेंट कर रहा है वो लिखना है। फिर आपको डिफेंडेंट क्या कंटेंट कर रहा है वो लिखना है, ठीक है। फिर आप ये लिखोगे, इशू, इशू लिखोगे, ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप, इसमें कुछ भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं हुआ है। कल मैंने भी बताया था आपको कि जजमेंट और ऑर्डर में क्या चलोगे, आप सीक्वेंस में चलोगे, ठीक है, फ्लो में चलोगे। ऐसे थोड़ी कि इशू पहले नंबर पे लिख कर आ जाओगे फिर डिफेंडेंट का फैक्ट लिखोगे, ठीक है। आप प्लेंटिफ लिखोगे, डिफेंडेंट का जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहा है वो लिखोगे, फिर आप इशू फ्रेम करोगे, फिर आप क्या करोगे, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करोगे। क्यों क्यों करोगे, हर एक इशू को सॉर्ट आउट करोगे, हर एक इशू को सॉर्ट आउट करोगे। फिर आप अपना कंटेंशन लिखकर क्या करोगे, ऑर्डर पास करोगे, और फिर आप क्या लिखोगे, ऑर्डर इज प्रोनाउंस, क्योंकि हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इज प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट, डेट लिखोगे, सील लिखोगे, कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। ठीक है, एक बार देखते हैं, कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाइए स्क्रीन पे। हाँ, और एक चीज, ये भी चीज बताती हूँ, ये तो रश्मि मैम बताएगी कि क्रिमिनल जजमेंट आपको पढ़ना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन सिविल जजमेंट के लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए।
सीपीसी के ऑर्डर 14 की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 की, सेक्शन 14 की, सेक्शन 16 की। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये पीडीएफ में जब आपको दूंगी तो आप इस चीज को लिख लेना कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 14, सेक्शन 10, 16 की आपको जरूरत होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी 50, ये पार्ट परफॉर्मेंस वाले आपको इसके थोड़ी सी पता होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, सेक्शन 5 पता होना चाहिए, 3 पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73 पता होना चाहिए, सेक्शन 75 पता होना चाहिए, और आपके स्टेट का कौन सा रेंट कंट्रोल एक्ट है। मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे स्टेट में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब लगता है। तो मुझे उस चीज की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आपको इन सारे जो केस, इन सारे जो एक्ट्स है, इन सारे एक्ट्स की थोड़ी थोड़ी, ठीक है, जजमेंट राइटिंग लिखने से पहले आपको इन सारे एक्ट्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो थोड़े बहुत सेक्शन मैंने बताए वो तो आपको टिप्स पे याद रहना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट। ये हम कल पढ़ चुके थे। हाँ ठीक है, ये प्रेजेंस भी मैं बोल भूल गई थी, प्रेजेंस भी आपको लिखना है कि किसके किसके बिहाफ पर कौन सा एडवोकेट प्रेजेंट हुआ है। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है राइट एंड ऑर्डर। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछ सकता क्योंकि, लेकिन मुझे क्वेश्चन रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे बना रही थी तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा कि राइट एंड ऑर्डर फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी 1908। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत तो ये चीजें पता होगी। क्या बात करता है ऑर्डर, मैंने एक दिन पहले भी बताया था टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में कौन सा ऑर्डर बात करता है, ऑर्डर 39 सीपीसी बात करता है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 36 37, इन दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब भी कभी आपके सामने टेम्पररी इंजंक्शन का, इवन दो मेंस में क्वेश्चन आता है या ऑर्डर राइटिंग आती है टेम्पररी इंजंक्शन के ऊपर, तो आपको ये दोनों एक्ट तो याद रखने पड़ेंगे, ऑर्डर 39 और ऑर्डर 39 में रूल 1 और रूल 2। कभी भी ऑर्डर 39 का रूल 1 अकेला बात नहीं करता टेम्पररी इंजंक्शन के संबंध में, दोनों बात करते हैं, दोनों बात करते हैं, रूल 1 भी बात करता है, रूल 2 भी बात करता है। ठीक है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो दे ही रखा है 37 या 36 सेक्शन। अब देखो, कभी भी आपके सामने समझना टेम्पररी इंजंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, टेम्पररी इंजंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, ऑर्डर आ जाए, जजमेंट तो आएगा नहीं, टेम्पररी इंजंक्शन तो एक ऑर्डर है। तो जब आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीन चीजें तो लिख कर आनी है, जो क्या है टेम्पररी इंजंक्शन की नींव है। क्या है कि प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी केस, ठीक है, दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा इररिपेयरेबल डैमेज। कोई कोई भी कोर्ट इन तीन आधार पर क्या देता है, टेम्पररी इंजंक्शन देता है कि भाई मैं, केस को सॉर्ट आउट होने में लग जाएंगे 2 साल, लेकिन प्राइमा फेसी केस किसके फेवर में जा रहा है, प्लेंटिफ के फेवर में जा रहा है, प्राइमा फेसी केस प्लेंटिफ के फेवर में जा रहा है, तो मुझे क्यों दे देना चाहिए, इसको टेम्पररी इंजंक्शन दे देना चाहिए। ठीक है, यदि मैंने इसको टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया, यदि मैंने इसको टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया तो इसको इस तरीके का डैमेज होगा जिसकी पैसे में, जिसको पैसे में कंपनसेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए जब आप टेम्पररी इंजंक्शन का किसी भी तरह, आज भी नहीं, आज से कभी भी आप किसी भी एलएलबी का एग्जाम दो या जुडिशरी का मेंस दो, तो टेम्पररी इंजंक्शन में ऐसी चीजें 3 4 पॉइंट, प्राइमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेयरेबल डैमेज, और इस तरीके का, मतलब अब इस तरीके का लॉस हो जाएगा जिसकी मनी में, मतलब क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, इट कुड नॉट कंपनसेट इन मनी, इस तरीके के आपको शब्द लिखकर आने हैं आपके ऑर्डर राइटिंग में। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मतलब यहाँ तो प्रिजम्पशन लग गई है अब। देखिए, राइट एन ऑर्डर फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 रूल 2 सीपीसी 1908। ये वापस पढ़ते हैं क्योंकि फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या भाई, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज भरतपुर राजस्थान, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्या बोला मैंने, कोर्ट का नाम लिखना है, कोर्ट की जगह लिखनी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पे डेजिग्नेशन का आपको ध्यान रखना है। यदि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको डीजेएस कैडर, आरजेएस या कोई भी ऐसे मत लिख कर आ जाना, एमपीजीएस। ठीक है, डीजेएस कैडर मतलब डिस्ट्रिक्ट जज कैडर। ठीक है, इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, आपको कोड जो सूट है उसका नंबर लिखना है, फिर वर्स ए वर्सेस बी,
फिर आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है, इस तरीके से लिखनी है एप्लीकेशन जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो। फिर प्रेजेंस, कौन किसके बिहाफ पर खड़ा हुआ है ये भी लिखना है। ठीक है, फिर आपको ऑर्डर लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है। अब पढ़ते हैं क्या था क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, फैक्ट्स क्या है इस केस के, पढ़ते हैं, देखिए। The petitioner has filed a suit before the court for permanent injunction. petitioner ने सूट फाइल किया है, सूट फाइल किया है परमानेंट इंजंक्शन के लिए, और he has every chance to win the case in the suit he has filed the application. उस सूट में, जिस सूट में उसके 100 मतलब बहुत सारे 110% नहीं, उसके एवरी चांस मतलब उसके पूरे चांस है कि वो जीत जाएगा, उसने एक एप्लीकेशन लगाई, डेट फॉर टेम्पररी इंजंक्शन। एप्लीकेंट ने कहा कि मेरा प्लॉट नंबर 147 है तिलक नगर भरतपुर में, जो 30/30 और उसके नेबरहुड में ये सारी चीजें हैं। ये क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है ताकि उस प्लेस को या उस प्रॉपर्टी का क्या पता लगा जा सके, अनुमान लगाया जा सके कि वो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, वो प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है। ये सब चीजें हम प्लीडिंग में पढ़ते हैं कि कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज हमें लिखनी होती है तो हम उसका खसरा नंबर, आसपास के बॉर्डर्स, ये सब चीजें लिखते हैं। तो आप, यदि आपने मतलब आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करना है, तो यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो थोड़ी चीजें ये भी लिख सकते हो कि मेरे नेबरहुड में क्या है, मेरा प्लॉट जो है वो ईस्ट में है, मेरे वेस्ट में क्या है, पब्लिक रोड रोड है, और ई का जो हाउस है वो नॉर्थ में है, एफ का हाउस साउथ साइड में है। ठीक है, ये आपने लिखा। फिर क्या लिखा, द रिस्पोंडेंट इज गेटिंग, वो जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है अपने प्लॉट में, अपने प्लॉट में, और उसने क्या कर लिया है, 3 फीट एनक्रोच कर लिया है, 3 फीट का क्या कर लिया, एनक्रोचमेंट कर लिया है एप्लीकेंट के प्लॉट में। और फाउंडेशन क्या कर रहा है, वो फाउंडेशन खोदने स्टार्ट कर दी है, उसने अपनी जो घर की नींव है वो खोदनी स्टार्ट कर दी है। द एप्लीकेंट ट्राइड अ लॉट टू स्टॉप हिम बट द रिस्पोंडेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, उसने बहुत ट्राई किया, रिस्पोंडेंट नहीं मान रहा है, एंड ही इज कंटिन्यूइंग विद द कंस्ट्रक्शन। The respondent gets the construction works done, then the applicant will have a irreparable damage, and compensation in money shall not be adequate relief. ठीक है, therefore the respondent should be stopped from doing the construction work and a temporary order should be issued against the respondent. ठीक है, तो हमने क्या लिखा देखिए, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, थोड़े से केस के क्या लिखे हैं, फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं। ठीक है, पिटिशनर ने ये ऐसे फाइल किया, फिर केस के मैंने फैक्ट लिख दिए हैं, प्लेंटिफ ने क्या कंटेंट किया है वो लिख दिया है। अब आ रहा है रिस्पोंडेंट, रिप्लाई किया इस डेट पर, रिप्लाई प्रेजेंट हुआ रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर। ही स्टेटेड दैट ही इज डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क on his plot. He refused to encroach on the applicant's plot. He also prayed for dismissal of petitioner application. अब समझिए, छोटी सी बात ये समझने की कोशिश करिए। ये सारी लिख दिए, ये सारी बातें हो गई, आपको क्या करना है, इस पे इशू फ्रेम करना है और इस पे आपको ऑर्डर सुनाना है। समझना, इशू फ्रेम करके आपको इस पे ऑर्डर सुनाना है। आपको लग रहा है कि मुझको कुछ पता नहीं चल रहा, इन्होंने मतलब रिस्पोंडेंट तो इतना सा रिस्पॉन्स दिया कि मैं कुछ एनक्रोचमेंट नहीं कर रहा, मैं कुछ एनक्रोचमेंट नहीं कर रहा, ये तो मैं मेरे कंस्ट्रक्शन पे, मेरे घर के कंस्ट्रक्शन पे क्या कर रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ, मतलब मेरी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उसने कुछ नहीं दिया, तो आप मतलब थोड़ा सा प्रिजम्पशन, ऐसे नहीं बोल रही मैं कि 100% प्रिजम्पशन, आप लिख कर आ सकते हो कि डिफेंडेंट डिफेंडेंट डिडंट गिव, डिफेंडेंट ने अपने सपोर्ट में किसी भी तरीके के एविडेंस नहीं दिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन प्रिजम्पशन बेस पे, ये क्वेश्चन प्रिजम्पशन बेस पे है। एग्जाम में बहुत ही कम ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं कि प्रिजम्पशन बेस पे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रिजम्पशन बेस पे है। और आपको क्या करना है, आपको इस इशू को एंड तक भी तो पहुंचाना है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जो रिस्पोंडेंट है उसने अपने सपोर्ट में, अपने क्लेम के सपोर्ट में किसी भी तरीके के एविडेंस नहीं दिए हैं। ये एक लाइन आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, और देखते हैं फिर क्या हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, पहले क्वेश्चन तो आपको समझ में ही आ ही गया होगा। अब देखो एक छोटी बात और बताती हूँ, देखो एक बात मैंने बताई, इसको याद रखना। पहली बात मैंने क्या बताई, आप लिखोगे कि डिफेंडेंट डिडंट गिव
any evidence for his support. सेकंड आप क्या लिख सकते हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जहां आपको ऑर्डर राइटिंग समझ में ही नहीं आ रही हो। एग्जाम में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं कि मैम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आंसर कैसे फ्रेम करूं। अब आप क्या कर दो, एक कमिश्नर अपॉइंट कर दो। क्या कर दो, उस क्वेश्चन के सॉर्ट आउट, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर दो, एक कमिश्नर अपॉइंट कर दो। कि मैंने क्या किया, एक कमिश्नर अपॉइंट किया उस कंस्ट्रक्शन वर्क को जाकर देखने के लिए, ठीक है। और उस कमिश्नर ने क्या दी, अपनी एक रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट को कोर्ट का रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया, रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप आंसर को क्या कर सकते हो, अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। दो चीज आपको बताई मैंने कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, आ जाइए एक बार देखिए। The commissioner was appointed on behalf of the court, whose report is on the record of the court. On the basis of pleading of the parties, the following issues were established: whether prima facie matter is in the favor of the plaintiff, whether balance of inconvenience is in the favor of the plaintiff, whether plaintiff shall suffer irreparable damage. भाई क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ मैंने टेम्पररी इंजंक्शन की डेफिनेशन उठा के लिख दी है। टेम्पररी इंजंक्शन की डेफिनेशन उठा के लिख दी है ना, ये 3 पॉइंट है, तो टेम्पररी इंजंक्शन में क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो कि प्राइमा फेसिया केस और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फेवर ऑफ द प्लेंटिफ है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास जाएगा, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा प्लेंटिफ के पास। यहाँ पे आपको ये भी लिख कर आना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके फेवर में, किसके पास जाएगा। तो क्या लिखा है इसने, समझिए। The burden of proving issue number 1 and issue number 2 is on the plaintiff, and from the facts on the records, it is clear that the plots of the applicant and respondent are nearby, and the respondent is doing construction work on his plot. It appears from the commissioner's report. देखो आपको इशू क्या कर रहे हो, आप इशू का क्या कर रहे हो, इशू का सॉर्ट आउट कर रहे हो, इशू को सॉर्ट आउट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट में चीजें लिखनी पड़ेगी। एंड द रिस्पोंडेंट इज डूइंग कंस्ट्रक्शन, इट अपीयर्स फ्रॉम द कमिश्नर्स रिपोर्ट दैट द रिस्पोंडेंट हैज टेकन सम पार्ट ऑफ एप्लीकेंट्स प्लॉट इन हिज कंस्ट्रक्शन वर्क, द फाउंडेशन आल्सो हैज बीन डग ऑन इट, द रिस्पोंडेंट वाज अनेबल टू गिव एनी एविडेंस, द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड द इशू नंबर 1 and 2 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रीपोंडरेंस। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी शब्द क्या लिखकर याद करके आओगे, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा आपको, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, डिफेंडेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस इन हिज सपोर्ट। सेकंड नंबर आपको नहीं समझ में आ रहा, कमिश्नर अपॉइंट कर दो। थर्ड नंबर आपको सिविल केस में ये शब्द तो 90% लिखना है, प्रीपॉन्डरेंस, कि रूल ऑफ प्रीपॉन्डरेंस के अकॉर्डिंग प्लेंटिफ ने क्या कर दिया है। प्रीपॉन्डरेंस जानते हो क्या होता है, किसी को आइडिया प्रीपॉन्डरेंस क्या होता है, किसी को आइडिया, हैंड रेज कर दीजिए। मैम वो 50-50, जैसे अगर किसी ने 70% प्रूव कर दिया है केस, तो सामने वाले को अबव 70, 80 या 90 प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हम्म। उसका इशू अब 70 तो क्या होगा, सक्सेसफुल। 100% ही तो होता है। 70% हाँ किसी ने प्रूव कर दिया तो अब हाँ 30% ही मतलब, तो बचा। हाँ मतलब वही 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 ठीक है, मतलब उससे ज्यादा उसको प्रूव करना पड़ेगा। देखिए देखो सिविल में कैसा रूल काम में आता है, सिविल में रूल आता है प्रीपॉन्डरेंस का रूल काम में आता है। ये एविडेंस की रूल है कि सिविल में जो केस होता है वो प्रीपॉन्डरेंस रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना होता है, और क्रिमिनल में आपको प्रूफ करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो जब भी आप सिविल का जजमेंट लिखोगे तो आपको ये शब्द, ये शब्द तो रटा टिप्स पे याद रहना चाहिए। ये हुआ कि प्रीपॉन्डरेंस रूल के अकॉर्डिंग, प्रीपॉन्डरेंस रूल होता है 51%। मतलब मान लीजिए कि 51% एक इंसान ने प्रूफ कर दिया और 49% दूसरे इंसान ने प्रूफ किया, तो किसके फेवर में जजमेंट जाएगा, इसके फेवर में जजमेंट जाएगा, इसके फेवर में ऑर्डर पास होगा। हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया, ठीक है। प्रीपॉन्डरेंस रूल सबको समझ में आ जाना चाहिए, जिसने भी अभी हैंड रेज नहीं किया कि प्रीपॉन्डरेंस रूल क्या होता है सिविल में, प्रीपॉन्डरेंस के अकॉर्डिंग, कि यदि मैंने थोड़ा सा भी ज्यादा प्रूफ कर दिया, मैंने थोड़ा सा भी कोई चीज ज्यादा प्रूफ कर दी है, तो मेरे फेवर में चीज चली जाएगी, ठीक है। ये सिविल का रूल है, तो देखते हैं। देखिए
क्या क्या लिखा, मैंने बोला कि भाई कमिश्नर की रिपोर्ट आई, रिस्पोंडेंट ने किसी भी तरीके के एविडेंस नहीं दिए, ठीक है, और प्लेंटिफ ने, ये तीन चीजें देखो, इस तीन चीज के बेस पर आप अपना जजमेंट क्या कर सकते हो, ऑर्डर क्या कर सकते हो, सुना सकते हो, ठीक है। And the defendant failed to rebut on the basis of evidence, final finding shall be done but prima facie। देखो, क्योंकि ये टेम्पररी इंजंक्शन पास हो रहा है, तो उसने क्या कहा कि फाइनल फाइंडिंग तो मैं करूंगा, लेकिन प्राइमा फेसी केस पे क्या पता चल रहा है, इट अपियर्स टू बी अ केस रिस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम कैरिंग आउट, ये थोड़ी सी ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है, carrying out construction work on the applicant's plot। तो रूल नंबर 1 और 2 किसके फेवर में पास हो गया, प्लेंटिफ के फेवर में पास हो गया। फिर कोर्ट नंबर बोल रहा है कि द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस फॉर टेम्पररी इंजंक्शन इज आल्सो इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड रिफ्यूजल टू टेम्पररी इंजंक्शन विल रिजल्ट इन एक्सट्रीम हार्डशिप ऑन द प्लेंटिफ एंड इट विल बी irreparable damage which cannot be compensated even in money। ये भी मैं बात आपको बता चुकी हूँ, टेम्पररी इंजंक्शन में ये चार चीजें तो आपको लिखनी है कि इतना नुकसान हो गया कि पैसों से तो क्षतिपूर्ति नहीं होगी। देयरफॉर इशू नंबर 3 इज आल्सो डिक्रीड या ऑर्डर इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। ऑर्डर, अब ये आप बड़े अक्षरों में लिख कर आओगे, लाइन खींच कर आओगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव दिस और order is given to the respondent that till the final disposal of the suit is restricted to do any kind of construction work in the land of applicant's plot, maintain the status quo। ये आपको पता होना चाहिए, status quo जैसा है वैसा ही चलने दो, ठीक है, till further order। This order was read out in the open court on today, civil judge signature, seal of the court with date। I hope आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। किसी को किसी तरीके का डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। समझ में आया? मैम जो ये 3 इश्यूज बनाए थे हमने, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, प्राइमा फेसी और रिपेयरेबल, इन तीनों का ही बर्डन प्लेंटिफ के ऊपर नहीं होता? आप तीनों का बटन प्लेंटिफ के ऊपर डाल दो ना। देखो, मैं जैसे आपको यही आपने बता लिखा रही हूँ, फर्स्ट सुनो, 2 इश्यूज का लिखा आपने कि सिर्फ फर्स्ट 2 इश्यूज का प्लेंटिफ के देखो ऊपर मैं है। आपको बता रही हूँ, ये जस्ट एक फॉर्मेट था, ये जस्ट एक फॉर्मेट है। जो चीज आप लिख रहे हो ना, आपने प्लेंटिफ पे यदि बर्डन ऑफ प्रूफ डाला है तो आप अपने इशू को इस तरीके से आंसर दोगे कि आपको उसको लगना चाहिए एग्जामिनर को कि हर चीज कौन प्रूफ कर रहा है, प्लेंटिफ प्रूफ कर रहा है। यदि आपने लिख दिया प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ लिख दिया, तो आपको अपना आंसर फ्रेमिंग इस तरीके से करना है कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि भाई प्लेंटिफ ही सब चीजें प्रूफ कर रहा है। यदि आपने लिख दिया डिफेंडेंट कि भाई डिफेंडेंट, तो अब आपको समझना कि यदि आपके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं है, मैं बता रही हूँ, यदि आपके पास में सफिशिएंट टाइम नहीं है, प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ कर दो। और यदि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, 40 नंबर का आंसर लिखना है, तो डिफेंडेंट, अब डिफेंडेंट क्या लाएगा, डिफेंडेंट को सारे कागजात लाने पड़ेंगे, एविडेंस लाने पड़ेंगे, लेकिन आपने पहले ही नंबर पे क्या लिख दिया कि डिफेंडेंट ने तो अपने, मतलब ये होती है ट्रिक, होती है ये ऑर्डर राइटिंग जजमेंट राइटिंग की ट्रिक होती है। आपने इनिशियल स्टेज पे लिख दिया कि डिफेंडेंट ने तो कोई एविडेंस ही प्रस्तुत नहीं किए हैं। ठीक है, समझ में आया उम्मीद से? आप लिख सकते हो इसको हाँ प्लेंटिफ के ऊपर, यस। प्लेंटिफ के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो आरजेएस में क्वेश्चन आया था। मैं मेरी कॉपी खोल देती हूँ, एक बार होल्ड रखिए। देखो, क्योंकि ऑर्डर राइटिंग है तो मैंने सोचा कि जब मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। क्वेश्चन क्या आया था, पहले मैं इससे इस क्वेश्चन का आप लोगों से आंसर पूछूं। देखिए, देखिए क्वेश्चन था, On 15th April 2016, A sold goods for price to B। 15 अप्रैल 2016 को A ने B को माल बेचा। When demanded money, B sent an email on 20 मई 2019 and assured that he would make payment within 2 months।
कि जब बी से पैसे मांगे गए, बी ने 20 मई 2019 को 20 मई 2019 को क्या कहा, उसने ईमेल भेजा, अश्योर किया कि भाई मैं 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा। When we did not pay the amount even after 2 months, A filed a suit for recovery of money. B filed a written statement, and while disputing the liability, also raised a plea. The suit was barred by limitation. Before issue was framed, B moved an application and requested the court to frame a preliminary issue regarding limitation and decide the same before proceeding further. The plaintiff filed a reply, but such application and contended that a question of limitation is a mixed question of fact and law. Thus, such issue cannot be decided as preliminary issue. Write an order deciding the application and issue if required. क्वेश्चन समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? हैंड रेज कर दीजिए। क्या कहा, पहले मैं बता भी देती हूँ कि ए ने बी को माल बेचा, ठीक है, बी से जब पैसे मांगे गए तो उसने 2019 में क्या लिख के दिया, 2019 में उसने कहा कि भाई मैं 2 महीने के अंदर पैसे दे दूंगा। अब 2 महीने के अंदर भी नहीं दिए तो उसने सूट फाइल कर दिया, और जो रिस्पोंडेंट है वो बोल रहा है, रिस्पोंडेंट क्या बोल रहा है कि ये तो सूट लिमिटेशन से बाहर है, और फिर प्लेंटिफ बोल रहा है कि ये तो प्रिलिमिनरी इशू नहीं है। कौन से ऑर्डर बताइए कि कौन सी एप्लीकेशन लगेगी या कौन से रूल के अंदर या कौन से ऑर्डर के अंदर ये ऑर्डर पास होगा, बता दीजिए किसी को पता हो तो। सेक्शन 5 लिमिटेशन, ऑर्डर 14 रूल 2। ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर होगा, सेक्शन 5 तो होगा ही होगा लिमिटेशन। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, सेक्शन 5 कैसे हो सकता है, वो तो कंडोनेशन ऑफ डिले है। उम्मीद सर गलत है ना? ऑर्डर 7 रूल 11। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है, रिजेक्शन ऑफ क्लेम, है ना? देखो अब यहाँ पे समझना, यस मैम। समझिए मेरी बात। ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है, रिजेक्शन ऑफ क्लेम। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर भी आप फाइल कर सकते हो। आपको पूरा तरीके से आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। जब उस टाइम मेरा दिमाग चला, मेरा दिमाग ये क्वेश्चन का आंसर किसी भी तरीके से क्या हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन उस टाइम मेरा माइंड इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे वर्ड दे रखा है प्रिलिमिनरी इशू। क्या वर्ड दे रखा है योगिता मैम, प्रिलिमिनरी इशू। प्रिलिमिनरी इशू अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या बोला इस केस में, क्या कहा कि कोर्ट हर जजमेंट, मतलब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट हर इशू पर क्या करेगा, अपना आंसर देगा। लेकिन जहां पे केस प्रिलिमिनरी, उससे क्या हो रहा है, प्रिलिमिनरी इशू पर ही सॉर्ट आउट हो रहा है, तो कोर्ट को आगे इश्यूज पे सुनने की जरूरत नहीं है। तो आप एक समझा, क्योंकि मेरे पास में उस टाइम थे गिनती के 10 से 12 मिनट, तो मुझे लगा कि मुझे इस केस को किस पे सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, प्रिलिमिनरी इशू पे सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो मैंने भी क्या लिखा, ऑर्डर 14 रूल 2। तो देखेंगे आप, ऑर्डर 14 रूल 2 देखते हैं, पहले थोड़े से स्टेज पे पहुंचते हैं। मतलब ये मेरा आंसर है, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी इस तरीके का आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आंसर दिया था। देखिए, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर आरजेएस इन सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, आप देखोगे मैंने एक भी तरीके की चीजें नहीं छोड़ी है, सब चीजें लिखी है, बी ए, ठीक है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर रूल 2 ऑर्डर 14, ठीक है, ऑर्डर 14 प्रेजेंस लर्न एडवोकेट और लर्न एडवोकेट श्याम ऑन बिहाफ ऑफ, फिर क्या लिखोगे, फिर मैंने क्या लिखा, कल भी मैंने याद कराया था आपको, क्या लिखना है, IXRJS, और यदि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट जज लिख रहे हो तो TJS। डिस्पोज सच ऑर्डर इन फॉलोइंग मैनर। ब्रीफ फैक्ट, ये सारे ब्रीफ फैक्ट लिखे हुए हैं, ब्रीफ फैक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, जो पूरा के देखो फर्स्ट नंबर पे लिखना है आपको ये, सेकंड नंबर पे लिखना है आपको ब्रीफ फैक्ट्स। ब्रीफ फैक्ट पूरा क्वेश्चन का मतलब आंसर लिखा है मैंने, क्वेश्चन की जो भी फैक्ट्स थे वो लिख दिए। थर्ड देखो, थर्ड में मैंने क्या कहा कि प्लेंटिफ क्या कंटेंट कर रहा है, प्लेंटिफ क्या कंटेंट कर रहा है। यहाँ पे आपने देखा डिफेंडेंट ने कुछ भी कंटेंट नहीं किया, डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट ने सिर्फ ये कंटेंट किया है कि बार्ड बाय लिमिटेशन है। देखो क्या लिख रहा है कि प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड ही प्लीडेड टू कंटिन्यू द सूट, ही डज नॉट प्रोवाइड, देखो क्या लिखा है इसने, मैंने देखो यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है, यहाँ पे मुझे इस क्वेश्चन को आंसर किसके फेवर में करना है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट के फेवर में करना है।
ठीक है, आप मेरी ट्रिक समझ रहे हो इस चीज में कि मुझे स्टार्टिंग में मेरे पास में सफिशिएंट टाइम नहीं है और मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन में रिस्पोंडेंट ने अपनी चीजों को ज्यादा प्रूव किया है कि भाई ये प्रिलिमिनरी इशू से बाहर है। मैंने यहाँ लिखा कि प्लेंटिफ ने कुछ भी ही प्लीडेड टू कंटिन्यू सूट एंड ही डज नॉट प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट, कि उसने किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए सपोर्ट में। फिर ये बात मैंने कहा था आपको, ये चीज आपको रटनी है। ये भी लिख कर आओगे कि आर्ग्यूमेंट वर हर्ड फ्रॉम द बोथ पार्टी एंड फ्रॉम द, कि हमने आर्ग्यूमेंट सुने दोनों पार्टी से और एडवोकेट से, एंड पार्टी रिपीटेड देयर अवर्मेंट्स, की पार्टी ने क्या कहा, जो वही चीजें वो पहले बोल रही थी वही की वही चीजें उन्होंने क्या करी, दोहराई। राइटिंग पे मत जाना, वहां पे राइटिंग समझ में ही नहीं आती कि कैसे तरीके से आपको लिखना है। अब आओ, अब देखो, समझना, ये चीज आप लोग समझ गए, ये चीज आप लोग समझ गए कि ऑर्डर 14 रूल 2। अब लेकिन यहाँ पे एक कंटेंशन और आता है, ऑर्डर 14 रूल 2। जब आप लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 9, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20 पढ़ते हो, क्या है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 18, 19, 20? किसी को आइडिया है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट। क्लास में और भी बच्चे बोल, सब बच्चे बोला करो कि भाई एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग है। क्या बात बोलता है? सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट का बोलता है कि यदि आपको क्या करना है, आपका सूट बार हो जाएगा। कि कब बार हो जाएगा? कि यदि आपने 3 साल के अंदर पैसे क्लेम नहीं किए, यदि किसी को पैसे क्लेम कर रहे हैं तो उसको 3 साल के अंदर क्या करने पड़ेंगे, क्लेम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 2.5 साल हो गए, अब मान लीजिए 2.5 साल हो गए, तो आपको क्या करना है, 2.5 साल के अंदर आप क्लेम कर रहे हो, तो आपका मान लीजिए कि ये 2.5 साल में आपने उस पर्सन से कहा कि भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, तो आपका न्यू लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट से आपका न्यू पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यदि आपने 3 साल बाद मांगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? सब एक बार हैंड रेज कर दीजिए, मैं नाम से पूछूंगी कि न्यू लिमिटेशन पीरियड कैसे स्टार्ट होता है। और कोई, मोहिनी मैम, रुचि मैम, हर्ष, निष्ठा, प्रकाश सर, सबको समझ में आया कि यदि आपको अपना लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले, अपना लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले आप क्या कर देते हो, है ना, वो जो सामने वाला पर्सन है वो एक्नॉलेज, आपने क्लेम कर लिया कि भाई मेरे पैसे दे, और उसने एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग कर दिया, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग कर दिया कि भाई हाँ मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तेरे पैसे दे दूंगा, तो उस दिन से न्यू मतलब फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब और सेक्शन 19 में पैसे देने की बात है कि मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, क्लेम करे 3 साल से पहले, और उसने मान लीजिए 10,000 रुपए भी दे दिए उस 1 लाख के पेटे, तो ये जो 10,000 रुपए जिस दिन दिए ना, उस दिन से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को आपको पता होना चाहिए। अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखो डेट स्पेसिफिकली मेंशन करिए, देखिए क्वेश्चन में डेट स्पेसिफिकली मेंशन की है कि 15 अप्रैल 2016, तो इसका लिमिटेशन पीरियड कब खत्म होता, फर्स्ट डे को तो छोड़ते ही है लिमिटेशन पीरियड के, फर्स्ट 15 अप्रैल 2016। तो इसको जिसको भी क्लेम करना था या एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग मिलनी थी, वो मिलनी थी 16 अप्रैल 2019 से पहले, 16 अप्रैल 2019 से पहले मिलनी थी। लेकिन इसने क्या करा, बी ने, जब भी क्लेम करा होगा बी ने 20 मई 2019 को, तो ये केस आपको सामने दिख रहा है कि ये केस तो लिमिटेशन से बाहर है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो 3 साल के बाद दी गई है। किसी को किसी भी तरीके का डाउट इस क्वेश्चन पे आपको हैंड रेज करना बनता है। लिमिटेशन पीरियड पता है मनी रिकवर करने का कितना साल होता है? 3 साल होता है। लिमिटेशन पीरियड मनी रिकवर करने का कितना साल होता है? 3 साल होता है। लेकिन यहाँ पे जो ईमेल गई है वो 3 साल के बाद गई है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा कि प्लेंटिफ ने अपने सपोर्ट में, प्लेंटिफ ने अपने सपोर्ट में किसी भी तरीके के एविडेंस नहीं दिए। लेकिन मुझे किसके फेवर में केस पास करना है, मुझे डिफेंडेंट के फेवर में केस पास करना है। तो डिफेंडेंट क्या प्रोवाइड कराएगा, डिफेंडेंट ने सेक्शन 18 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट की एक कॉपी प्रोवाइड कराई। ये आपको लिखकर आना है ऑर्डर राइटिंग में।
आप कुछ किसी भी तरीके से इस आंसर का क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। आप सेक्शन 3 भी लिख सकते थे इसके अंदर, सेक्शन 3 भी लिख सकते थे इंडियन लिमिटेशन एक्ट का। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग जैसा चला, मैं ये चीज इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस भी जरूरी है। अब देखो मैंने क्या लिखा, देखिए एप्लीकेंट प्रोवाइड, या देख लेना कुछ गलत भी लिखा होगा, जो पर्सन है सामने वाला, प्रोवाइड कॉपी ऑफ सेक्शन 18 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट अलोंग विद शेड्यूल कॉपी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि शेड्यूल में लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर आपको क्या करना होता है, मनी रिकवरी का केस, आपको क्या करना होता है मनी रिकवरी के लिए जो टाइम पीरियड है वो 3 साल है। तो देखो यहाँ पे जो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस था, तो इस जैसे तो मैं ये भी लिख सकती थी कि पर्सन ने सेक्शन 18 की कॉपी प्रोवाइड करे, साथ में मैंने क्या लिखा, अलोंग विद द शेड्यूल कॉपी ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने सारे फैक्ट्स देख लिए, मैंने इशू वो देख लिए, चीजें देख ली। I, presiding officer, after appreciation of all the contention and evidence, ये शब्द भी आपको लिख कर आना है कि मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर अप्रिशिएट करने के बाद सारा कंटेंशन एंड एविडेंस, दैट as per section 18 of Indian Limitation Act, acknowledgement of debt must be given before expiration of time period of limitation prescribed as per this application. Prescribed time for expiration of limitation will be 3 years from 15th April 2016, that is 16th April 2019. But defendant provide acknowledgement in writing on 20th May 2019, so the suit is barred by law. फिर मैंने लिखा as per rule 2 order 14, court must decide prior preliminary question of suit, that is suit is barred by law under the jurisdiction of the court। ये दो तरीके के प्रिलिमिनरी क्वेश्चन होते हैं। फिर so as per the rule and after considering the both provision, order is that it is a preliminary issue, it could not be decided as mixed question of law and fact। समझ में आया, मैंने अपना कंटेंशन दिया एप्रिसिएशन करने के बाद, और इस तरीके के मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने अपना डिसीजन भी दिया है कि इस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक तरीके का प्रिलिमिनरी इशू है, इट कुड नॉट बी डिसाइड एज मिस क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। फिर आप अपना ऑर्डर सुनाओगे, आई एक्स वाई आर जे एस ऑर्डर दैट डिफेंडेंट इज सक्सीडेड टू कंटेंट ऑन हिज एप्लीकेशन एंड ऑर्डर इज प्रोनाउंस इन फेवर ऑफ, ये लिखा नहीं है मैंने, इन फेवर ऑफ, इन हिज फेवर, ठीक है। ऑर्डर इज प्रोनाउंस इन हिज फेवर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सील एंड साइन, कुछ भी नहीं छोड़ के आई थी, देखो एज ऑन डेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर सील एंड साइन, ठीक है। आपको समझ में आया, आप किसी भी तरीके से इस आंसर का क्या कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम इस तरीके का चल रहा था, ठीक है। समझ में आया। और यदि आपको क्लास कंटिन्यू करनी हो तो आप क्या करना, मुझे पर्सनल पिक कर देना। थैंक यू सो मच।